हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आरएलसी सर्किट। जब आरएलसी सीरीज में कनेक्टेड हो तो हम उसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें कितना करंट फ्लो होता है, वो हम चीज़ देखने वाले हैं आज। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा लास्ट में कितना करंट फ्लो होता है, कितना उसका इम्पिडेंस आता है ना। तो चलिए चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। आई थिंक आप लोग सही होंगे। ठीक है, सही होना चाहिए भाई। बिल्कुल इजी तरीके से हम बता देते हैं बच्चों आपको। जैसे कि यहाँ पे सीरीज आर एल सी सर्किट है बच्चों, तो हमको सीरीज में आर एल सी को कनेक्ट करना होगा। तो हम कर देते हैं भाई, बिल्कुल नाम से क्लियर होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, पहला रजिस्टेंस है, दूसरा क्या है, इंडक्टर है, और तीसरा हमारे पास कैपेसिटर है। और इन तीनों को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और कोई एसी सोर्स है हमारे पास, एसी सोर्स को ऐसे दिखाते हैं, और ये कुछ सर्किट बना दिया हमने। तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे R है, ये यहाँ पे L है, यहाँ पे C है, सीरीज में दिख रहे हैं हमें, है ना। इसमें इसमें सब में करंट सेम ही बह रहा होगा। तो अगर करंट यहाँ से आई जा रहा है तो इन सब में करंट बच्चों सेम बह रहा होगा। ठीक है, लेकिन इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो तो सेम नहीं होगा भाई। वो कैसे सेम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और। इन सब के अक्रॉस अगर देखा जाए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल, तो वो ठीक है। ये जो हमारे पास एसी सोर्स का जो दे रखा है पोटेंशियल वही होगा, लेकिन इंडिविजुअली इनके अक्रॉस पोटेंशियल तो अलग होगा भाई। ये चीज़ तो हम पीछे भी बता चुके हैं। हाँ सर, बता चुके हैं। तो ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल को हम लोग वी आर बोल देते हैं। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो हम लोग वी एल बोल देते हैं। और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा हम लोग उसको वी सी बोल देते हैं। ऐसा नाम दे दिए, कुछ तो होगा ही, हमें अभी थोड़ी पता है। तो एग्जैक्टली ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अरे सर ये तो एसी सोर्स है, इससे करंट कैसे जाएगा। करंट तो यहाँ पे सर चार्जेस का फ्लक्चुएसन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसके कारण इसमें एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन हम किसी इंस्टेंट पे अगर बात करें, अगर हमको सॉल्व करना है तो इंस्टेंट में बात करना पड़ेगा बच्चों, बात सिंपल है। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हम इस तरीके से बार बार लिखते हैं क्योंकि आपको पता चले कि भाई हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम टी पे हम बात कर रहे हैं, है ना। पूरे टाइम के लिए भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपको पता होगा बच्चों कि अगर ये सब आर एल सी जो होता है इंडिविजुअली कनेक्ट होता है, मतलब प्योरली आर सर्किट, प्योरली एल सर्किट, प्योरली सी सर्किट होता है, तो वहाँ पे कैसे हमारे पास करंट का वैल्यू आता है, जो उसमें बहने वाली करंट होती है उसका वैल्यू क्या आता है आपको पता होगा। क्यों जानना जरूरी है, क्यों यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि उसी से हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसका नेट इफेक्टिव, इसमें जो करंट बह रहा है वो कितना जा रहा है। भाई जो करंट इसमें जा रहा होगा वो इधर इधर, तो ये करंट बह कितना रहा है हमें तो कैलकुलेट करना है ना। तो हमें इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। वहाँ पे तो हमें पता चल जाता था कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इसका ये है, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये एक्स एल करता है, ये कितना करता है, एक्स सी करता है। हाँ सर, ये सब पता है। लेकिन अगर हमको पूरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सर ये सबको जोड़ दीजिए, आर प्लस एक्स एल प्लस एक्स सी। बच्चों ये आप कैसे बता रहे हैं कि डायरेक्ट हम जोड़ दें। हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि हम एसी पढ़ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। मैं अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। होता है, सबसे गलतियाँ होती है, लेकिन समझना पड़ेगा क्यों क्यों गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है। अगर हमारे पास पता है कि कहीं पे हमारे को पता है कि आर सर्किट है, हमें को पता है आर सर्किट है, मतलब प्योरली आर सर्किट है, ये सब हम बात करेंगे प्योरली के लिए। ठीक है, तो इस केस में अगर आर सर्किट होता है तो इसमें बहने वाला करंट जो होता है वो वोल्टेज के फेज में ही होता है। तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी ही हो जाएगा। इन दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है जब करंट और वोल्टेज आर सर्किट में हम लेते हैं तो। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर हम लोग एल सर्किट ले लें, एल सर्किट ले लें तो एल सर्किट में जो बहने वाला करंट होता है बच्चों, ये हम लोग सेकेंड लेक्चर की बात कर रहे हैं, हम उस टाइम पे बता दिए थे। ठीक है, अगर आप लेक्चर्स फ्लो में नहीं देख रहे हैं बच्चों तो प्लीज़ आप देखें, क्योंकि अगर आप इसमें एसी में क्या होता है ना कि अभी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना, तो ये कनेक्टेड है पिछले वाले लेक्चर से। ठीक है, तो इसी इसी चैप्टर के पिछले लेक्चर में आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
ठीक है। तो हम वहाँ पे बता रहे थे आई इक्वल टू आई नोट होता है साइन ओमेगा टी। एल सर्किट है तो यहाँ पे लैग करेगा तो माइनस का पाई बाई टू आ जाएगा, लैग करता है तो माइनस का पाई बाई टू। अगर हमें कहीं पे लिखना है इस सर्किट के बारे में कि सी सर्किट के बारे में अगर लिखना है, इंडिविजुअल सी सर्किट है तो उसमें बहने वाला जो करंट होता है वो आई नॉट होता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू। यहाँ पे करंट का जो फंक्शन होता है वो पाई बाई टू फेज आगे चलता है वोल्टेज से, ठीक है। यहाँ पे जो आप आई नोट देख रहे हैं हर जगह पे अलग अलग होगा भाई, ये आई नोट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, है ना बच्चों। ये आई नोट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा भाई इन सब केसेज में। कैसे सेम होगा भाई, हम ये करंट इस आर सर्किट में निकाले हैं तो आई नोट का वैल्यू यहाँ पे अलग हो जाएगा ना। यहाँ पे आई नोट का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आई नोट का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा कितना, जो पोटेंशियल इसके क्रॉस है आर के क्रॉस वो वी आर है अपॉन आर होगा। यहाँ पे आई नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आई नोट का वैल्यू हो जाएगा जो पोटेंशियल एल सर्किट के लॉन्ग वी एल अपॉन एक्सएल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो इस तरीके से लेना पड़ेगा भाई बच्चों, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पे जो आई नोट का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल अलॉन्ग सी डिवाइड बाई एक सी, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ सर ये तो ठीक सही बात बोल रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली वी नोट हर जगह पे नहीं ले सकते हैं, वी नोट इसके क्रॉस का पोटेंशियल है भाई, इस पूरे के क्रॉस का पोटेंशियल वी नोट मैक्सिमम पोटेंशियल आ रहा है, लेकिन इसके क्रॉस का पोटेंशियल ये है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल ये है, तो हम इसके इंडिविजुअल लिख रहे हैं, इसको इंडिविजुअल लिख रहे हैं, इसको इंडिविजुअल लिख रहे हैं, है ना। तो इंडिविजुअल के लिए पोटेंशियल भी वैसा ही लेना होगा, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, गलत नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, डिस्कस इस बात का करते हैं कि ठीक है भाई ऐसे है, अगर हमको यहाँ पे अगर नेट पोटेंशियल मिल जाए जो कि वी नोट के बराबर ही होगा, इसका नेट पोटेंशियल जो भी होगा वी नोट मैक्सिमम पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल वी नोट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल होगा जो वी आर होगा प्लस वी एल होगा प्लस वी सी होगा। हाँ सर ठीक है, चलो भाई ऐड कर देते हैं। तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट बढ़ रहा होगा इनटू इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का वैल्यू होता है जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट में, अगर हम पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेट समझ सकते हैं, ये नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट है, या फिर इसको इम्पीडेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे आई नोट हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आई नोट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एल हो जाएगा, प्लस आई नोट यहाँ पे एक्स सी हो जाएगा। तो आई नोट कट जाएगा तो हमारे पास इम्पीडेंस का वैल्यू आर प्लस एक्स एल प्लस एक्स सी का वैल्यू आ रहा है, जो कि सरासर हमने पाप कर दिया है। ये गलत है बच्चों आपने ये स्टेप बिल्कुल सही लिखा कि भाई ऐड तो करना ही है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना है कि भाई इनके फेजेस में कुछ तो डिफरेंस है या नहीं है, ये हमें पता करना पड़ेगा। अब ये वी आर ठीक है ये है, लेकिन भाई कुछ तो फेज होगा ये एग्जैक्टली ये तो आपने उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कुछ तो इसका डायरेक्शन होगा, कहीं पे तो होगा। तो ये डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड को ऐड तो कर दिए, लेकिन डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा उस टाइम पे कैसे है ये स्केलर, लेकिन फेजर्स के द्वारा हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा ये गलती क्यों हमने कैसे क्यों किया, है ना, क्यों गलती किया। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर इस सर्किट में बहने वाला करंट सब में सेम है तो हम क्या करते हैं, करंट को ऐसे ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ये आप कर सकते हैं, हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको एक्स एक्सिस पे बना देना है। अब हमको देखना है कि करंट अगर ऐसे है तो आर सर्किट में करंट अगर ऐसा है तो वोल्टेज भी वैसे ही होता है, इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ओमेगा टी चलता है। इसका मतलब अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे करके बना सकता हूँ, ये वी आर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फेज देखना है, सिर्फ फेज तो सेम ही है। अब हम लोग देख लेते हैं वी एल के लिए, मतलब कि एल में देखेंगे तो करंट जो होता है ना वो लैग करता है पाई बाई टू, मतलब करंट इधर है तो वोल्टेज कुछ इधर होगा, तभी तो लैग करेगा भाई, तभी तो लैग करेगा, मतलब कुछ ऐसे। तो ये वैल्यू वी एल हो गया। अब देखा जाए सी सर्किट में तो वहाँ पे जो करंट होता है वो लीड करता है, तो करंट आगे आना चाहिए, करंट इधर है तो करंट लीड कब करेगा, जब हम वोल्टेज को नीचे बना देंगे, है ना, नीचे नहीं नीचे बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वी सी लिख देता हूँ। अब आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, बिल्कुल ईजी तरीका से, बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे क्लियर होना जाना चाहिए। आपको
मैं बार बार बता चुका हूँ बच्चों, जो ये एंटी क्लॉकवाइज में हम चलते हैं ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हम यहाँ पे लीड लेते हैं, है ना, लीड लेते हैं। और जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हम लोग लैग लेते हैं। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पे वीएल क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा करंट से। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा वीसी से। करंट यहाँ पे लीड कर रहा है बेटों से। क्लियर होना चाहिए भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ तक आ गए आप लोग तो बिल्कुल ईजी तरीका से आप समझ सकते हैं। अगर अब हमको नेट पोटेंशियल अक्रॉस दिस सर्किट निकालना है तो ठीक है, इन सबको ऐड करना है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है वी आर ऐसे है, वी एल ऐसे है तो इन दोनों के बीच में एंगल पाई/2 है, वी सी ऐसे है तो इन दोनों के बीच में एंगल पाई/2 है। तो भाई आप डायरेक्टली कैसे ऐड कर सकते हैं, वी आर ऐसे है, वी एल ऐसे है और वी सी ऐसे है क्या, ऐसे रहता तो आपने बिल्कुल ये सही किया था, दोनों सब लोग सेम डायरेक्शन में होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री पे है, ये इधर नीचे 90 डिग्री पे है। तो हम आपको फेजर्स का यूज करके अच्छे तरीके से सोल्व करना होगा। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लेते हैं कि वी एल जो है वो बड़ा है वी सी से। अगर वी एल बड़ा है वी सी से मतलब ओवरऑल ये दोनों में लड़ाई होगा तो ये जीत जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो जीतेगा कैसे, ऊपर की तरफ ही आएगा, ऊपर की तरफ ही तो आएगा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अब हमें यहाँ पे ये पोटेंशियल मिल गया, ये पोटेंशियल। अगर हमको नेट पोटेंशियल निकालना है मतलब वी नोट निकालना है तो वो एग्जैक्टली ऐसे होगा। भाई ये 90 डिग्री पे ही तो है, ये इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ऐसे होगा। और इसका वैल्यू यहाँ पे जो वी नोट आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों का 90 डिग्री पे है तो जोड़ दीजिए, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। हाँ सर ऐसे कर सकते हैं। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो हमने ये चीज़ किया है ना, ये चीज़ ये ठीक है लेकिन ये नहीं आएगा भाई, ऐसे आएगा। यहाँ पे वी नोट का वैल्यू ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन सब के बीच में कुछ ना कुछ फेज़ है, वो फेज़ हमें छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा सवाल। अब क्लियर होगा आई थिंक। ये फेज़ फाई बोलते हैं, मतलब करंट से कितना एंगल इधर ऊपर है नीचे किधर है, तो ये फाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 फाई का अगर वैल्यू मैं पूछना चाहूँ तो 10 फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। कितना इजी तरीके से निकाल दिया। चलिए वी नोट कैलकुलेट करते हैं। जो हमने वी नोट लिखा है बच्चों, कितना लिखा है, रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर कर दिया है हमने। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वी नोट का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है यहाँ पे आई नोट लिख सकते हैं इंटू जेड, जो इम्पिडेंस हमें पता है। रूट ओवर यहाँ पे आ जाएगा आई नोट का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आई नोट कॉमन आ जाएगा तो आई नोट का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। रूट वाला जो आई स्क्वायर है वो जो बाहर अगर निकलेगा तो हमारे पास आई नोट बाहर आ जाएगा। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे जेड का जो वैल्यू आएगा वो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी एल, सॉरी बच्चों यहाँ पे हाँ एक बात आपको ध्यान देना होगा कि वी एल का जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है, आई नोट। ये तो हम पीछे ही कैलकुलेट किए। ये जो वी एल का वैल्यू होता है आई नोट इंटू एक्स एल, वी सी का वैल्यू होता है आई नोट इंटू एक्स सी। तो आई नोट इंटू एक्स एल हम लोग अगर यहाँ पे कर दें और यहाँ पे वी एल वी सी का वैल्यू जो हम लोग करते हैं आई नोट इंटू एक्स सी, तो इसी का यूज कर देते हैं ना भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एक्स एल, यहाँ पे आ जाएगा एक्स सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स एल लिख सकते हैं माइनस एक्स सी लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। अगर फर्दर चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों की रूट ओवर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल आ जाता है माइनस ओमेगा 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये और फर्दर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हो जाता है इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस आ जाएगा, हम लोगों को पता चल जाएगा सर्किट का इम्पीडेंस ये होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको पता चल गया है तो और हम लोग चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पावर फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब कि कॉस ऑफ फाई।
इससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं बच्चों, क्योंकि देखिए ये वैल्यू कब आया है, अरे यार इससे मैंने कर दिया। ये वैल्यू कब आया आपको, ये वैल्यू तब आया है जब हम लोग को पता है एक्सेल का वैल्यू बड़ा है एक्सी से, तब आया है। देन ये चीज़ आया है। लेकिन क्या होगा, व्हाट इफ एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सेल, अगर एक्स सी बड़ा हो जाए एक्सेल से, तब जेड का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस, अब आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्सेल का होल स्क्वायर। अब हमको एक्स सी में से घटाना होगा एक्सेल को, आ रहा है समझ में। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब एक्स सी बड़ा होगा। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो स्क्वायर है तो ओवरऑल अगर निगेटिव आया तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, तो वो आप ध्यान दे सकते हैं। और हम लोग जो आर एल सर्किट एल सी सर्किट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे भी ये फॉर्मूला वैलिड है। वहाँ पे भी जेड जो निकालते थे, अगर हम लोग के पास ए आर एल सर्किट है तो यहाँ पे एक्स ही नहीं आता था। क्यों नहीं आता था, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो था। ये भी तो बात है। अगर हम लोग एल सी सर्किट लेते थे तो हमको पता था कि वहाँ पे क्या होता था, आर का वैल्यू ज़ीरो होता है, और इसका स्क्वायर हटा देंगे तो फिर एक्सएल माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये फार्मूला वैलिड हो जाता है वहाँ पे भी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे वैलिड है, यहाँ पे भी वैलिड है। तो ये जनरल फार्मूला आ जाता है, हर जगह पर लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते थे क्या बच्चों, पावर फैक्टर। मतलब कि पावर फैक्टर को ही तो cos फाई बोल दिया जाता है। cos फाई का मतलब होता है पावर फैक्टर। तो cos ऑफ फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos ऑफ फाई निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाता है वी आर अपॉन वी एल माइनस वी सी, वी आर अपॉन वी एल माइनस वी सी आ जाएगा, सिंपल। तो अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो ऊपर आ जाएगा आर, क्योंकि आई नोट काट देंगे, और नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यही क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर को यही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर आगे देखें कि अब हमारे पास जो चीज़ आया है, मतलब हम शुरू में जानते थे कि वोल्टेज वी नोट साइन ओमेगा टी था, हमारे पास वी नोट साइन ओमेगा टी था, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो अब करंट आ गया है बच्चों, वो क्या आ गया है, वो हमारे पास आ गया है आई नोट, जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे हम प्लस माइनस फाइव लिख सकते हैं। हो सकता है कहीं पे एक्स सी बड़ा हो सकता है कहीं पे एक्सएल बड़ा हो, तो अगर वो वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे आई इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाई है, और यहाँ पे आई इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का फाई है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेल का वैल्यू बड़ा हो जा रहा है एक्सी से, ठीक है। यहाँ पे एक्सी का वैल्यू बड़ा हो जा रहा है एक्सेल से। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आई नोट का वैल्यू अभी आप निकाल सकते हैं ना भाई, बिल्कुल। जो मैक्सिमम पोटेंशियल है डिवाइडेड बाई जेड, इतना बड़ा जेड क्यों लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी नोट अपॉन जेड का वैल्यू कितना है बच्चों, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, सिंपल है। तो हम लोग आई नोट कैलकुलेट कर लिए ऐसे। अब और भी सिंपल आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, अगर कहीं पे लिखा गया हो, एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज हो जाता है जिसको हम लोग एमिटेडेंस बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिटेडेंस। मतलब मेरे को स्पेलिंग भी नहीं याद है उतना, एमिटेडेंस बोलते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये एमिटेडेंस जो होता है वाई का वैल्यू वन अपॉन जेड होता है। मतलब इम्पेडेंस का उल्टा अगर कर देंगे, इम्पेडेंस का रेसिप्रोकल जो होता है उसी को हम लोग एमिटेडेंस बोल देते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे अगर आई नोट लिखना चाहें तो जो वी नोट इंटू हम लोग वन अपॉन जेड को हम लोग वाई बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग वाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन में जेड हो जाएगा। मतलब कि वन अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये आसान है यार, बस एक टर्म है बच्चों, कहीं पे यूज होगा तो
समझ लीजिएगा भाई, है ना। तो अब हम लोग बताना चाहते हैं कि लीड लैग कंडीशन में कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे लीड लैग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि इफ़ यहाँ पे हमको एक्सेल बड़ा दे दिया है एक्सी से, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे पास करंट आएगा, करंट इन एल सी आर सीरीज, इस हम एल सी आर सीरीज की ही बात कर रहे हैं, करंट इन एल सी आर सीरीज लैग्स विथ वोल्टेज बाई 5 फेज, है ना बच्चों, 5 फेज से लैग करेगा ये। अगर हम आपको बोल दिया कि एक सी बड़ा है एक्स एल से, इसका मतलब क्या क्या होगा बच्चों, जो करंट होगा, करंट विल लीड इन एल सी आर सीरीज बाई वोल्टेज बाई 5 फेज। 5 फेज कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बता दिया बच्चों, ये चीज़ ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि अगर एक्सेल बड़ा हो गया एक्सी से, मतलब कि सर्किट में डोमिनेंस किसका हो जाएगा, एल का, मतलब इंडक्टर का। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ इंडक्टर डोमिनेंस सर्किट बन जाएगा, सर्किट, है ना, जो सर्किट बनेगा वो इंडक्टर डोमिनेंस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटिव, मतलब कैपेसिटर डोमिनेंस सर्किट, जो सर्किट बनेगा वो कैपेसिटर डोमिनेंस हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक्स सी और एक्सएल बराबर हो जाए, अरे भाई तब तो बिल्कुल हमको याद है बच्चों, मतलब आपको याद होगा, ये रेजोनेंस कंडीशन हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन बोल देते हैं। मतलब अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हमारे को ओमेगा जो मिलता है 1/√LC मिलता है, और हमको यहाँ से पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो आ रहा है 1/2π√LC, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा बच्चों कि फ्रीक्वेंसी जो आता है 1/2π√LC के बराबर आता है। क्लियर होगा आई थिंक। तो रेजोनेंट कंडीशन में ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ग्राफ्स के बारे में देख लेते हैं बच्चों कि अगर एल सी आर जो सीरीज में कनेक्टेड थे उनमें कोई ग्राफ्स अगर आ जाए तो उसको आप कर पाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हम लोग सीरीज एल सी आर की बात कर रहे हैं, सीरीज एल सी आर की बात कर रहे हैं बच्चों हम, ठीक है, ये बात ध्यान देना है। अब ये ग्राफ, पहला ग्राफ किसके बीच में है, ये है करंट, करंट वर्सेज, ये वी क्या है, वोल्टेज नहीं है भाई, फ्रीक्वेंसी है ये, है ना। करंट वर्सेज हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। सर ये कैसे ग्राफ बनेगा बताइए ज़रा हमें। तो बताना इसमें ये है बच्चों कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सर्किट में आरएमएस करंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई सर्किट नहीं, यहाँ पे सीरीज एलसी आ रही है, तो उसमें अगर आरएमएस करंट हम लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन में जेड हो जाएगा, जो इम्पिडेंस होगा उसका। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी आर एम एस अपॉन जेड का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब अगर हम लिखना चाहते हैं IRMS फिर से, तो वहाँ पे VRMS तो लिख ही सकते हैं अपॉन में, समझिएगा यहाँ पे कैसे ये चेंज हो जाएगा, R² प्लस ओमेगा एल, तो ओमेगा एल को हम लोग लिख सकते हैं 2π इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू एल माइनस 1/2π फ्रिक्वेंसी इंटू सी, इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये समझिएगा ये हमारे को मिल रहा है, और ये जो आई लिखा है ना ये IRMS ही होगा बच्चों, है ना, तभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे, ये IRMS वैल्यू ही होगा, ठीक है, वो ऐसे लिख दिया था आई। समझिएगा IRMS वर्सेस हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो सर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैसे ऐसे करके निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है ना बच्चों वो ऐसे बनता है, मतलब ऐसे आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा तो कैसे चेंज हो जाएगा, तो उस तरीके से हम लोग निकालते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में भी अगर आ जाएगा सवाल तो आप डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना पाइएगा, लेकिन आप चीज़ों को चेक करके समझ जाइएगा कि ये ग्राफ सही है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आ गया, ठीक है।
तो अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि IRMS का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है मैक्सिमम मिनिमम लेके। IRMS का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब नीचे वाला ये वैल्यू सबसे मिनिमम हो जाए, है ना भाई, रेसिप्रोकल में है। तो ये मिनिमम कब होगा, ये स्क्वायर का वैल्यू है तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो ये अगर 0 हो जाए ये टर्म, तो हमें ये पूरा मिनिमम मिल जाएगा और ये मैक्सिमम मिल जाएगा। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम ऐसा करके ग्राफ बना लेंगे, अब देखेंगे कि हमारे को कहाँ पे मिल रहा है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर IRMS का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू लेना है अगर आपको बच्चों, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ बराबर होना चाहिए, मतलब कि XL बराबर XC होना चाहिए। और ये तब होता है जब हमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है जब हमको मिल जाता है 2π√LC। ठीक है, ये जब बराबर होगा तो हमें आई मैक्सिमम मिलेगा, मतलब XL बराबर XC होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होता है। ओके सर, तो देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी नीचे है एक्स एक्सिस पे, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू किसी न किसी पॉइंट पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी V0 को रेजोनेंट बोल दिया है लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको रेजोनेंट बोल दिया है, तो उस टाइम पे यहाँ पे हमको मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम करंट। तो मिला है ना आई मैक्सिमम, मिला है ना यहाँ पे आई मैक्सिमम। ठीक है, और इसी पॉइंट पे तो हमने बोला कि XL और XC बराबर है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम करें, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी पीछे जाएं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोग पॉजिटिव जाएं, पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर दें, मैं गलत लिख रहा हूँ, निगेटिव थोड़ी हो रहा है। मतलब बात यह है कि हम अगर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगा, हाँ ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी लेंगे वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग कम लिए हैं, अगर हम लोग जो फ्रीक्वेंसी लिए हैं वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, इसका मतलब ये है कि XC का वैल्यू ज़्यादा है XL से। सर ऐसे आप अंतर्यामी हो कैसे बोल दिया ऐसे ही, ऐसे इसलिए बोला क्योंकि ऐसा ही आएगा। देखिए अगर XC का वैल्यू बड़ा हो गया XL से, तो समझिएगा कि यहाँ पे ओमेगा C का वैल्यू बड़ा हो जाएगा ओमेगा L से, सॉरी हाँ इसका वैल्यू होता है 1/ओमेगा C, इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा ओमेगा L से। हाँ सर ये बात तो हमें भी पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा, मतलब ओमेगा का वैल्यू जो आएगा वो लेस देन आएगा 1/√LC से। और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा लेस देन 1/2π√LC। हाँ सर ये तो आएगा, और ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया यही तो FR है। अरे सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F का वैल्यू लेस देन F0 आ गया, F0 को ही यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि FR है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और यही चीज़ तो यहाँ पे भी आ गया। ये भी मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, इतना कुछ घबराना नहीं है, भी मतलब फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पे F लिखता हूँ। अरे सर बिल्कुल सही आ गया, मतलब कि XC जब बड़ा होगा XL से तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि V कम हो रहा है V0 से। तो ग्राफ तो बिल्कुल सही बन रहा है, मतलब ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना। मैं पहले उसे बना के इसलिए ला दिया क्योंकि आपको आसानी हो, जितना टाइम ना लगे। तो अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, हाँ सर मैक्सिमम मिल रहा है, इसके बाद इधर आ रहा है तो धीरे धीरे घट रहा है, तो ये बेल शेप बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी देख रहे हैं नीचे में आ रहा है, IRMS वर्सेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग XL यहाँ पे ज़्यादा ले लें XC से, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ, है ना। तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ जाएगा, तो कैलकुलेट कर सकते हैं इधर भी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है भाई। हाँ सर सिंपल तो है। अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं जेड वर्सेज फ्रीक्वेंसी, है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। जेड क्या है, इम्पिडेंस है, ये तो मैंने बताया था, इम्पिडेंस है बच्चों, है ना। तो इम्पिडेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। तो मतलब जेड का वैल्यू तो आपको पता ही है बच्चों, क्या होता है सर, R² प्लस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हाँ सर ये तो पता ही है, पता है तो जल्दी से कर लीजिए बच्चों। तो जेड का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में R² प्लस XC का वैल्यू ओमेगा L लिख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L माइनस 1/2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू C, इसका होल स्क्वायर। फिर से अगर हमको यहाँ पे ग्राफ अगर बनाना है तो फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है वर्सेज जेड, मतलब कुछ जेड वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, जेड वर्सेज फ्रीक्वेंसी का। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फिर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू हमको, देखिए अब यहाँ पे तो मैक्सिमम हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मिनिमम ही देख सकते हैं,
क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अगर कैलकुलेट करना है तो इसका वैल्यू अगर हमको मैक्सिमम लेना है तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम हम बता सकते हैं। अगर हमको जेड का वैल्यू मिनिमम ले रहा है तो मैं ये बता सकता हूँ। मैं क्या बता सकता हूँ ये समझिए, जेड का मिनिमम वैल्यू मैं बता सकता हूँ। वो कैसे बता सकता हूँ? ये मिनिमम चाहिए, मिनिमम मतलब इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए। इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन अंदर का वैल्यू कुछ ऐसा होगा कि ये जीरो हो सकता है, हो सकता है। तो ये जब जीरो हो जाएगा ना तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो जेड मिनिमम कब मिलेगा बच्चों हमें? जब एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाएंगे। अब जब एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाते हैं तो ये रेजोनेंस हो जाता है। तो इसी को तो रेजोनेंट नेंट फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, है ना, इसी को बोल देते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल जाता है वो मिल जाता है 1/2 पाई रूट एल से मिल जाता है। ओके, तो हमें फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया भाई। तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हमको जेड मिनिमम मिलेगा। तो इस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे आता है, एफ आर का वैल्यू यहाँ पे आता है, तो ये मिनिमम आता है यहाँ पे, जेड मिनिमम आता है। और जेड मिनिमम क्या होगा? जब ये दोनों भाई इक्वल ही हो गया, ये दोनों इक्वल ही हो गया तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो जेड मिनिमम का वैल्यू आर के बराबर आ जाएगा। हाँ, तो जेड मिनिमम का वैल्यू आर के बराबर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हाँ सर, मिनिमम कैलकुलेट कर लिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन आया था हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये कुछ इस टाइप से ग्राफ आ जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। हाँ सर, आ रहा थोड़ा थोड़ा, इतना ही समझना। अगर अब हम देखना चाहते हैं कि भाई ये y वर्सेज v का ग्राफ है, मतलब ये y क्या है? ये एमिटेडेंस है बच्चों, एमिटेडेंस। ठीक है, एमिटेडेंस बोलते हैं। और एमिटेडेंस जो होता है बच्चों 1/z होता है। मतलब जो हमने अभी z जो पढ़ा ना, ये वाली इम्पिडेंस, उसका उल्टा कर देंगे तो एमिटेडेंस मिल जाएगा। और ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो अरे यार, तो बिल्कुल सिमिलर हो गया। जो केस जेड में था उसका अपोजिट ले लेना है, मतलब कि उल्टा। 1/में है ना, तो उल्टा। तो वैसे ही होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे था, इसका ग्राफ कुछ ऐसे था, इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। इस ग्राफ का उल्टा कर दीजिए बच्चों। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। और अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो हमें एमिटेडेंस है, मतलब कि 1/z है, मतलब कि 1/ में √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ऐसे मिल जाए। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा कुछ ऐसा, तो यहाँ वाई वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ ऐसा ही नहीं बन रहा है जहाँ पे IRMS वर्सेज फ्रीक्वेंसी का बन रहा था। अरे हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये इसका वैल्यू जब मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि इन्वर्सली आ रहा है, तो वाई का जब वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, कब मिलेगा? जब ये मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा? जब एक्सएल बराबर एक्स ही होगा। और ये कब होगा बराबर? जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1/2 पाई √LC होगा। अरे सर, और यही रेजोनेंट होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं हो गया, ये कांस्टेंट ही था ऊपर, यहाँ भी ये कांस्टेंट ही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे था, यहाँ पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे हाँ, तो ये जैसा ग्राफ है बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा भाई यहाँ पे। ओके सर, बिल्कुल इस ईजी तरीका से बना सकते हैं। और जिस तरीका से यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एक्सी बड़ा होगा एक्सेल, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा। यहाँ पे भी एक्सी बड़ा हो जाएगा एक्सेल से, और यहाँ पे भी एक्सेल बड़ा हो जाएगा एक्सी से। अरे सर, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। और अगर यहाँ पे भी अगर हम देखना चाहते थे कि किस तरीके से चेंज होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम करके देख लीजिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा करके, तो यहाँ पे भी यही बनेगा। देख लीजिएगा आप कैलकुलेट करके क्या बन रहा, बताइएगा हमें कमेंट में। ठीक है, एक और ग्राफ, ये तो और ईजी ग्राफ है भाई, घबराना नहीं बच्चों। ग्राफ से देखिए, एक्सेल का वैल्यू क्या होता है हमारे पास? ओमेगा एल होता है, मतलब कि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। ओके सर, अगर हम लोग एक्सेल वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हैं, एक्सेल वर्सेज फ्रीक्वेंसी का, तो कितना आ जाएगा? एक्सेल बराबर आ जाएगा 2 पाई इंटू एल इंटू फ्रीक्वेंसी। एक्सी का ग्राफ देख लेते हैं, 1/ω/c होता है, मतलब कि 1/2 पाई इंटू, क्या लिख रहा हूँ, कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या बच्चों? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है इंटू सी, सही तो लिख रहा हूँ बच्चों? आप लोग कंफ्यूज कर देते हो मैं, सर हम थोड़ी कर रहे हैं, आप खुद ही कंफ्यूज हो। 2/c इंटू 1/फ्रीक्वेंसी,
तो यहाँ पे ग्राफ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y बराबर एम एक्स होता है ना, y बराबर एम एक्स, तो ये ग्राफ तो लीनियर बन जाएगा। एक्सेल वर्सेज फ्रीक्वेंसी में ये ग्राफ लीनियर बन जाएगा, ये ऐसे करके लीनियर हो गया। यहाँ पे एक्स सी वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ में ये देख सकते हैं नीचे मल्टीप्लिकेशन में, मतलब एक्स वाई है, एक्स वाई का ग्राफ कैसे बनता है, हाइपरबोलिक। हाँ तो यहाँ पे हाइपरबोलिक बन जाएगा, हाइपरबोलिक बन जाएगा। अरे सर बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। ये सब चीज़ें आपको आता होगा, मैथ्स में तो पढ़ते होंगे। तो देख सकते हैं एक्स सी वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या है, हाइपरबोलिक। सिंपल है, ठीक है। मैं ये एक ऐसा पॉइंट निकालना चाहता हूँ कि जहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है किसी पॉइंट पे और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करे, मतलब इधर से जाके यहाँ पे कहीं मिल जाए और ये यहाँ पे मिल जाए, तो वो कब होगा, वो कब होगा, वो तब होगा, वही आगे बताया गया है। वो कब होगा, यहाँ पे होगा वो, जब हम लोग एक्सेल माइनस एक्सी लिखेंगे। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, एक्सेल माइनस एक्सी वर्सेज फ्रीक्वेंसी का, मतलब एक्सेल माइनस एक्सी अगर हम लोग कर दें तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर एक्सेल माइनस एक्सी, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 2πl इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस का 1/2πc इंटू फ्रीक्वेंसी। तो अब ग्राफ बनाइए एक्स वर्सेज फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हमें पीछे से पता है कि जब हम लोग एल का ग्राफ बनाते हैं तो लीनियर आता है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और जब यहाँ पे हम लोग सी का ग्राफ बनाते हैं, मतलब कि एक्स सी में, तो ये हाइपरबोलिक बनता है। और कब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा, व्हेन एक्सेल और एक्सी बराबर हो जाए, तो इस पॉइंट पे हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा 1/2π√LC मिलेगा, और यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। और यही यहाँ पे एफ नोट है, मतलब वी नोट है, और यही फ्रीक्वेंसी है 1/2π√LC। तो इस पॉइंट पे, इस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों एक्सेल और एक्सी बराबर हो जाएगा, एक्सेल और एक्सी बराबर हो जाएगा, मतलब कि दोनों का निगेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहीं पे तो जीरो हो रहा है और कहीं पे थोड़ी जीरो हो रहा है। और ग्राफ बिल्कुल समझा जा सकता है, तो गया भाई। ऐसे अगर ग्राफ समझेंगे तो आपको एग्जाम में भी सवाल हो जाएंगे। चलिए एक और देख लेते हैं, बिल्कुल छोटी सा चीज़ है, तो ये आता भी नहीं है, पैरेलल LRC सर्किट। मतलब इसमें जो आर है, एल है, सी है, वो सर्किट में पैरेलली कनेक्टेड होंगे, और ये नहीं आता है भाई, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर आप जल्दी से 5 मिनट में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, तो जल्दी से देख लेते हैं। अगर हमारे को दे रखा है कि यहाँ पे कुछ हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, और ये सोर्सेज AC सोर्स से कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं ये AC सोर्स ऐसे है, RLC है बच्चों, और ये V = V नोट साइन ओमेगा टी। तो आप कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा होगा तो इसमें करंट कुछ जाएगा, इसमें करंट कुछ जाएगा, इसमें कुछ करंट जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये इधर सबसे सेम कनेक्टेड है और इधर सबसे सेम कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस सेम होगा। पोटेंशियल, कहीं पे पोटेंशियल कहीं पे वोल्टेज बोलता हूँ तो घबराइएगा नहीं। पोटेंशियल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स of circuit will same because it's parallel connection। पैरेलल कनेक्शन में तो सेम ही होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों आपको। लेकिन करंट अलग अलग बहेगा। मान लेते हैं इसमें करंट जो जा रहा है वो IR है, इसमें जो करंट जा रहा है वो IL है, इसमें जो करंट जा रहा है IC है। कैपेसिटर में C ऐसा करके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ सर ठीक है। तो अब अगर आपको ये चीज़ पता है तो मैं बार बार बताऊंगा ही नहीं कि हम किसी इंस्टेंट टी पे ले रहे हैं, तो सब चीज़ें आपको क्लियर होगा। बात डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि अगर हमको कैलकुलेट करना है इसमें बहने वाला करंट है कितना, तो हमें इन सब करंट्स को ऐड करना होगा,
है ना भाई, जितना करंट बह रहा होगा सब इसमें बहने वाला करंट्स को ऐड करना होगा, तो ऐड कर देते हैं भाई। लेकिन ऐड कैसे करना है, हमें फेजर से करना है, ये भी बात आपको पता होगा। मतलब आई का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमें फेजर से कैलकुलेट करना है। तो फेजर से कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना होगा कि इस सर्किट में क्या कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब वोल्टेज हर के अक्रॉस सेम है, हर एक के अक्रॉस सेम है। लेकिन सीरीज RCL सर्किट में क्या था, वहाँ पे करंट सबके अक्रॉस सेम था, तो हम करंट को कांस्टेंट ले रहे थे। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, है ना, वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको लेके सॉल्व करेंगे, मतलब हम वोल्टेज जो कांस्टेंट होता है हम उसको एक्स एक्सिस पे दिखा देते हैं। तो ये वोल्टेज है, पूरे सर्किट का सेम है। अब हम देखना चाहते हैं कि वोल्टेज अगर ऐसा है तो जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस बहने वाला करंट और जो वोल्टेज होता है उसके अक्रॉस तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, नहीं सर। तो हम लोग डायरेक्ट इसको भी इधर ही कर देंगे आई आर। अब आपको पता होगा कि जो करंट बहता है इंडक्टर के अलॉन्ग, करंट जो बहता है इंडक्टर के अलॉन्ग, वो पाई/2 फेज पीछे होता है, किससे, वोल्टेज से। मतलब जो करंट होता है वो लैग करता है। तो करंट को अगर हमें बनाना होगा तो करंट हम नीचे बनाएंगे, तो ये आई एल हो जाएगा इंडक्टर में करंट। उसी तरीके से कैपेसिटर में जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज से। तो कैपेसिटर में बहने वाला करंट ऊपर की तरफ बनाएंगे, आई सी बनाएंगे, ऐसे बनाना होगा, ठीक है। ओके, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि किधर आ रहा है। मान लेते हैं कि आई सी बड़ा है, मानना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स आई सी इज ग्रेटर देन आई एल, मतलब जो करंट बहने वाला सर्किट, जो कैपेसिटर में करंट जो बह रहा होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा मान लेंगे तो ओवरऑल इसका नेट ऊपर ही आ जाएगा, ओके हो जाएगा आई सी माइनस आई एल, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया, तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वोल्टेज से कितना फाई एंगल ऊपर है, तो ये रिजल्टेंट जो होगा वी, सॉरी यहाँ पे आई नेट हम निकाल रहे हैं ना, तो आई नोट जो मैक्सिमम करंट जो वैल्यू आएगा वो रूट ओवर, यहाँ पे देख सकते हैं, आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर। अरे भाई इधर जो ये करंट था, इधर ये करंट था, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों की आई नोट का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, तो आई नोट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो वी नोट अपॉन जो इम्पिडेंस जेड होता है इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पे लिख सकते हैं आई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी नोट अपॉन एक्स सी माइनस यहाँ पे वी नोट अपॉन, क्योंकि वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज लिख रहे हैं, तो मैक्सिमम वी नोट सब में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वी नोट अपॉन एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस वी नोट अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो वी नोट सबसे निकल जाएगा तो कट जाएगा, तो 1/z का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास रूट ओवर 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/z को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एमिटेडेंस, तो वाई लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आप और चाहें तो यहाँ पे 10 फाई भी बता सकते हैं बच्चों, सब कुछ वही है। फिर 10 फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 फाई आई एल माइनस आई सी माइनस आई एल था डिवाइडेड बाई आई आर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग ये भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं, चाहें तो डेल्टा वी अपॉन आर कर देंगे, तो 1/एक्स सी माइनस 1/एक्सएल डिवाइडेड बाई 1/r, ठीक है। यहाँ से आप लोग कॉस ऑफ फाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि पावर फैक्टर हो जाएगा, जो कि पावर फैक्टर के बराबर हो जाएगा। तो कॉस ऑफ फाई देख सकते हैं हम लोग, आई आर अपॉन रिजल्टेंट आई नोट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 1/r आ जाएगा, मतलब वी नोट कटने के बाद, और यहाँ पे आ जाएगा 1/, में आ जाएगा ना बच्चों, हाँ 1/, में कितना आ जाएगा, रूट ओवर, ऐसे हम लोग पहले ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब कि 1/r आ जाएगा, यहाँ पे 1/z आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं फिर z/r आ जाएगा, तो भाई z का वैल्यू आपको पता ही है, 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर अपॉन r।
है ना, इजी है बच्चों, आपको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। अब हमको फाइनली पता चल गया कि जो पोटेंशियल था वो तो हमको वी नॉट साइन ओमेगा टी ही था, लेकिन अब जो करंट इसमें बह रहा है वो है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर से यहाँ पे प्लस माइनस फाइव लिखना पड़ेगा भाई, फिर से हमें प्लस माइनस फाइव लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जो करंट है ना ये ऐसे तो नेट आया है इधर, लेकिन हो सकता है जब आई एल बड़ा हो जाए तो ये नीचे की तरफ आ जाए, तो फाइव नीचे आ जाए, तो हो सकता है ना लीड करे लैग करे, हो सकता है। तो यहाँ फिर से आई नोट का वैल्यू आपको पता है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल वी नोट है अपॉन जेड, और वन अपॉन जेड आपको पता है एमिटेडेंस होता है, तो वी नोट, तो वन अपॉन जेड का वैल्यू जो आया था ये आया था अपॉन रूट ओवर वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी का, एक्सी था ना पहले, एक्सी माइनस एक्सएल, ऐसे आएगा सेम ही वैल्यू हमको लग रहा है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे किया जा सकता है भाई, एक्चुअली में ये चीज़ आपको आता नहीं है क्योंकि पार्लर में होता है तो सर्किट देता नहीं है एग्जाम में, एक्चुअली आएगा तो ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ वही रहेगा। एक सवाल कर लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल लाया हम बच्चों, जल्दी से आप खुद से भी कर सकते हैं। बात यह है, सवाल में बोला जा रहा है कि सर्किट शो किया गया है जिसमें पोटेंशियल हमको दे रखा है, निगलेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स का रेजिस्टेंस नहीं लेना है, इतना बड़ा क्यों लिख रहा हूँ मैं, वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग बताना है, कितना आसान सवाल है। ये वोल्ट मीटर तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल नापेगा, एमीटर जो करंट नापेगा, सिंपल सी बात है। आपको पता है V इक्वल टू आपको दे रखा है V नोट, मतलब कि 20 कॉस ऑफ 2000 टी। अब कॉस दे दिया तो देने दीजिए, जो दे रखा है उसी से सॉल्व करेंगे, आखिरकार साइनोसाइडल फंक्शन की तरह ही तो होता है ये भी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि अगर हमको इसमें करंट निकालना है नेट, क्योंकि करंट निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ये एमीटर से कितना इसमें करंट बह रहा है। और ये एमीटर जो होता है ना वो एसी सोर्स के लिए ही होता है, ये मत समझिएगा कि ये डीसी के लिए है, नहीं ये एसी के लिए है एमीटर, ठीक है, एसी एमीटर बोल लीजिए इसको, ठीक है। तो कितना होगा नेट इसमें रेजिस्टेंस, अगर हम पता कर लिए तो हो जाएगा। तो इसका नेट कितना होता है, नेट इम्पीडेंस कितना होता है, मतलब जेड का वैल्यू, क्योंकि सीरीज एलसीआर है तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है बच्चों, रूट ओवर 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। तो पहले देख लेते हैं एक्सएल एक्सी है कितना, एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल, मतलब कि अगर ओमेगा देखें तो ओमेगा यही तो है भाई, ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा 2000 है, देख लेते हैं। तो 2000 इंटू एल का वैल्यू कितना है बच्चों, एल का वैल्यू आपके दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ ये कितना आ जाएगा, 3040 मतलब 10 आ जाएगा। एक्सी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/ओमेगा सी, मतलब कि 1/2000 तो होगा ही, इंटू सी का वैल्यू कितना है 50 माइक्रोफेराड है, तो 10⁻6 ऊपर आ जाएगा। ये कितना आ रहा है 34050, ये भी 10 ही आ रहा है। तो भाई एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया, तो एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब इम्पिडेंस जो आएगा नेट वो 4 के बराबर हो जाएगा, मतलब नेट ये इसका जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो 4 ओम है और यहाँ पे 6 ओम है, तो ओवरऑल आर नेट आ जाएगा हमारे पास 6 4 10 ओम। तो 10 ओम का यहाँ पे ऑफर कर रहा है नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वी नोट होता है मैक्सिमम पोटेंशियल जो कि 20 वोल्ट है और पूरा रेजिस्टेंस ये है, तो मैक्सिमम करंट आई नोट कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा वी अपॉन आर, आर का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि 2 एम्पियर तो इसमें करंट एमीटर रीडिंग कर देगा, लेकिन हमको इसके क्रॉस पोटेंशियल भी बताना है कितना होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल पूरे सर्किट में 20 वोल्ट का है, मैक्सिमम करंट तो यही है। ये ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस कितना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका है 4 ओम, ठीक है। तो इसके द्वारा जो ऑफर्ड यहाँ पे वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू आई आर, जो मैक्सिमम करंट आई नोट कितना 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना 4, मतलब कि 8 वोल्ट यहाँ पे ऑफर कर रहा होगा। और ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर ये 8 कर रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा मैक्सिमम वोल्टेज, भाई अगर ये 8 कर रहा है तो पूरा 20 था, तो यहाँ पे 14 आना चाहिए,
कैलकुलेट करके, सॉरी 12 आना चाहिए, देखते हैं। आई जो कल मैक्सिमम है 2 × R 6, देखिए 12 आ रहा है, बिल्कुल सही हमने कैलकुलेट किया है। लेकिन फिर भी आपने जो ये लिखा है ये और ये गलत है, क्योंकि सर्किट में जब पूछा जाए कि एमीटर वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या है, तो आपको बिल्कुल कान खड़े कर लेना है, ठीक है, कुछ और नहीं करना है, कान खड़े कर लेना है और सोचना है कि भाई जब हमको पूछता है ना, जब भी एसी सोर्सेज में और कुछ नहीं बोल रखा है, तो आपको हमेशा आरएमएस वैल्यू बताना है। तो ये तो पीक वैल्यू है ना, ये जो निकाला है आपने ये पीक वैल्यू है, ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन आपको ये टिक नहीं करना है भाई, ये भी पीक वैल्यू है, लेकिन ये नहीं टिक करना है, आपको देखना है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आई आरएमएस कितना होता है, I0/√2, तो 2/√2 मतलब कि √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो ये आंसर सही है, इतना एम्पियर का रीडिंग आएगा। और यहाँ पे अगर हम वी आरएमएस कैलकुलेट करना चाहें तो V0/√2 होता है, मतलब कि 8/√2, मतलब कि 4√2, ये आंसर होगा भाई, इतना वोल्ट। तो आरएमएस ही हमेशा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन था तो उसमें ये आंसर आपको टिक करना है, मतलब आरएमएस वैल्यू लिखना रहता है, अगर नहीं बोला हो तो पीक वैल्यू मत लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत भी हो सकता है। तो यही था एलआरसी सर्किट भाई, बहुत ईजी था यार, ऐसा तो नहीं है कि नहीं वो जो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आसान है बच्चों। और आगे हम लोग सवाल करेंगे अच्छे अच्छे जो एग्जाम में आ चुके हैं आपके, ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, आगे लेक्चर्स में आएगा सवाल, ठीक है। यहाँ तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।